पीडीएफ भी आपको चल जाएगा, ठीक है। आज से सारा काम अब सीक्वेंस में सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग को चलेगी। ये क्वेश्चन हो गया था, ऑल इज क्लियर। चलिए कन्हैया कुमार, थैंक यू। ये क्वेश्चन हो गया था क्या हम लोग का, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही ह्रासवान क्रम है। इसके बारे में हम आपको बोले थे कि जो छोटी आंत को 3 भाग में बांटते हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला भाग है इलियम, वो सबसे लंबा है, 3.5 मीटर है। जेजुनम 2.5 मीटर है, और डेडुनम जो है, जिसको हम लोग हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं, वो मात्र 25 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चीज यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का थ्योरी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम से हमको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोगों ने लगभग 28 क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें जो शेष क्वेश्चन रह गया था उसको हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जहां तक हमें याद है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि अगर ह्रासमान में लिखना है तो सबसे बड़ा वाला को पहले लिखना होगा, तो सबसे बड़ा वाला शेषांतर जिसको इलियम बोलते हैं, मध्यांतर जिसको जेजुनम बोलते हैं, और ग्रहणी जिसको डेडुनम बोलते हैं या डुडिनम बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि इसका लंबाई जो है 3.5 मीटर था, इसका लंबाई 2.5 मीटर, और इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई मात्र 25 सेंटीमीटर था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ग्रहणी में भोजन का पाचन होता है और शेषांतर में होता है, मध्यांतर में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जेजुनम में क्या है कि भोजन का पाचन, जेजुनम में भोजन का पाचन नहीं होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उस पे भी चलेगा, पी यदुवंशु दरोगा विलेज पे भी क्लासेस चलेगी। अभी नहीं लाइव हो पाया है, लेकिन अब दरोगा विलेजेस पे भी क्लासेस लाइव चलेगी। देखिए, आप लोग एक बात बताना चाहते हैं कि बिहार में दरोगा और बिहार पुलिस 2 ऐसी वैकेंसी है, दरोगा की तो नोटिफिकेशन भी आ ही गई है। तो ये 2 अगर आप स्पेशली अगर दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक दरोगा विलेज चैनल है, आप लोग उस पे जरूर जुड़ जाइएगा। उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस और दरोगा से संबंधित क्लासेस चलेंगी, वहां एकदम दरोगा ओरिएंटेड क्लास चलेगा। बाकी इस चैनल पे आपको चाहे एडीओ हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, टीआरई हो, इस सब क्लासेस टीचर्स बेस पे चलेगी। लेकिन अगर आप स्पेशल दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, या अगर आप स्पेशल बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो टीचर्स विलेज के समान ही दरोगा विलेज एक चैनल है, उस पे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। वो स्पेशली दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी को लेकर के उसको डिजाइन किया गया है। चलिए, इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द जुड़िए सभी लोग। सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। कल हम लोग का थोड़ा सा रिदम टूटा था, क्लासेस नहीं चल पाई थी। क्या कर रहा है कि मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ये बात पहला ऑप्शन कर रहा है। तो हम कल आपको पढ़ाए थे, सॉरी कल नहीं परसों, कि मानव शरीर पहले सेलुलोज के पाचन में सक्षम था। जो बड़ी आंत का जो आपका सिक्कम था, ठीक है, बड़ी आंत का जो सिक्कम था वो भोजन का पाचन करता था, लेकिन अपेंडिक्स की वजह से, अपेंडिक्स की सहायता लेकर के, लेकिन अपेंडिक्स अब काम करना बंद कर दिया है। तो जब से अपेंडिक्स काम करना बंद कर दिया, अब हम लोग में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, हम लोग में फाइबर का पाचन नहीं होता। पहले होता था, कहां होता था, बड़ी आंत में होता था, लेकिन अब यानी अब क्या कर रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, इनकेपेबल है, यस। यानी ये तो कथन एकदम 100% राइट कर रहा है, इसमें कोई रटने वाली तो बात है ही नहीं, ठीक है, ये तो रटने वाली कोई बात है ही नहीं। दूसरा चीज, इसका अभिकथन था, आर क्या रीजन क्या है, कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। मानव शरीर में, ये क्वेश्चन लगता है करा दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज, देखो स्टार्च का पाचन कहां शुरू होता है हम लोग में, तो स्टार्च का पाचन शुरू होता है, समझिएगा, स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है हम लोग में माउथ कैविटी में, माउथ कैविटी में इसका पाचन शुरू हो जाता है, मुख गुहा में शुरू हो जाता है। और हम आपको पढ़ाए थे कि मुख गुहा में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुछ कुछ एंजाइम मुख गुहा के लार में भी पाए जाते हैं, जिसको में से हम आपको टाइलिन के बारे में पढ़ाए थे, टाइलिन के बारे में बताए थे, और बोले थे कि टाइलिन को ही डायस्टेज कहा जाता है, टाइलिन को ही एमाइलेज भी कहा जाता है, टाइलिन को ही एमाइलेज भी कहा जाता है, बात को समझिएगा, टाइलिन को ही एमाइलेज भी कहा जाता है।
तो वही कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज है, तो याद रखिएगा डायस्टेज हो, टाइलिन हो, एमाइलेज हो, ये सब एक ही एंजाइम का नाम है, ठीक है ना, ये सब एक ही एंजाइम का नाम है, तो ये भी सही है। लेकिन अब देखिए, यानी ए और आर दोनों सत्य है, तो ए और आर दोनों सत्य है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अब देखो दोनों सत्य सिर्फ इसी में कह रहा है, यहां तक सही कह रहा है कि दोनों सत्य है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर है। इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए ऑप्शन, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सही स्पष्टीकरण आर कैसे हो सकता है, कहां ये सेलुलोज की पाचन की बात कर रहा है, सॉरी सेलुलोज के पाचन नहीं होता इसकी बात कर रहा है, नहीं हमारा जो शरीर है सेलुलोज के पाचन करने में असक्षम की बात कर रहा है। और यहां कहां स्टार्च के पाचन डायस्टेज के द्वारा होता है, ये बात सही है। तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, स्टार्च का पाचन होता है, तो इस कथन का ये कथन कैसे स्पष्टीकरण कर रहा है, ऑप्शन ये जो ए है, ए का आर स्पष्टीकरण कैसे कर रहा है, कहां से लोज की बात हो रहा है, कहां ये स्टार्च की बात हो रहा है, कहां ये पाचन में असक्षम की बात हो रहा है, यहां कहां पाचन होता है, तो दोनों कहीं से मिल रहे हैं, दोनों कहीं से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कहीं से गलत सही नहीं होगा, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, ठीक, यहां तक तो कथन एकदम सही है। आगे देखते हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, एकदम यही सही है, क्योंकि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। बात को समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको तोड़ तोड़ करके क्वेश्चन को समझना है, अभी अभी समझना है, यही प्रैक्टिस करना है। अभी आपको 1 मिनट की जगह 2 मिनट समय लग सकता है, 4 मिनट समय लग सकता है, लेकिन यहां अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जाम में तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और हम देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। हर हर महादेव सभी को, जल्द से जल्द जुड़िए। क्या कल आप लोगों ने हमें मिस किया था कि नहीं, बताइए। अरे उसमें क्लास नहीं चल रहा था बाबू, उसमें इसी क्लास को में आपको अपकमिंग या प्रीमायर दिखाएगा, लाइव थोड़ी दिखाएगा बाबू, अब उसमें क्लास चलेगी। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, हम थोड़ा साइड है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो अभी यहां से इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अरे बायोलॉजी से प्रेम करा देंगे आपको, सही बता रहे हैं। चलिए क्या कर रहा है कि एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करिए, यानी अगर एंजाइम है और उसके कार्य है, उसके जोड़ों का सही आपको जो है मिलान करना है। दीपक कुमार इतना मत फुला मेरे भाई, उनसे ज्यादा तो आप हमें मिस नहीं कर सकते, उनसे ज्यादा तो आप हमें मिस नहीं कर सकते। देखो कह रहा है अम्लीय फॉस्फेट, कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है जो सही जोड़े से क्रम में है। अम्लीय फॉस्फेट एक एंजाइम है, तो क्या अम्लीय फॉस्फेट सही जोड़ा है इसका, अम्लीय फॉस्फेट का। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ का चयन करें। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन ए जो है एकदम 100% सही जोड़ा है, ठीक है। बी जो है ये भी एक प्रकार का सही जोड़ा है, डी जो है ये भी एक प्रकार का सही जोड़ा है, सी सही जोड़ा नहीं, यानी कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एरर है, इस क्वेश्चन में एरर है, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है और इस एरर को हम लोग दूर करेंगे। यहां होना चाहिए कौन सुमेलित नहीं है, यहां आपका होना चाहिए कि निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है।
कौन सुमेलित नहीं है होना चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार। देखो कैसे होता है ऐसे, आई लव योर टीचिंग इंडियन बॉय। देखो अम्लीय फॉस्फेट क्या है, यहां देखो, यहां चिन्हक की बात कर रहा है। देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है आईएएस का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को काट करके तोड़ करके आपके एग्जाम में पूछता है। कहां से लाएगा, यहीं से छान के लाता है। अब देखो इसको कैसे सरल तरीके से समझा जा सकता है। कह रहा है कि चिन्हक, मार्कर किसे कहते हैं, लाइसोसोमल चिन्हक है अम्लीय फॉस्फेट। इस बात को समझो, चिन्हक उसे कहते हैं जैसे आपका भी कुछ ना कुछ एक विशेष पहचान होगा जिसके माध्यम से आपको चिन्हा जाता होगा। हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं समझा देते हैं कन्हैया कुमार, भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को। आपका भी कुछ ना कुछ एक पहचान होगा जिसके माध्यम से आपको एक विशेष पहचान मिलता होगा, आपका भी कोई ना कोई एक ऐसा इंडिकेटर होगा, चिन्हक होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि अम्लीय फॉस्फेट लाइसोसोमल चिन्हक एंजाइम जो उपापचयों का जल अपघटन करता है। देखो बात सही है, अम्लीय फॉस्फेट जो होता है, समझो जो एसिड फॉस्फेट होता है, एसिड फॉस्फेट क्या है, तो एसिड फॉस्फेट एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है एसिड फॉस्फेट। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटन। अब देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां पाया जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं कि लाइसोसोम में एक विशेष प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो किसी भी बड़े कणों को तोड़ देता है। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है कि कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस अगर कोशिका में प्रवेश करता है तो उसको मारता है, कोशिकांगों को मरम्मत करता है। तो यह एक प्रकार का एसिड फॉस्फेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसका चिन्हक है भाई, तो लाइसोसोम का, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है। यह बात पता है कि नहीं है। तो यहां वही कह रहा है कि अम्लीय फॉस्फेट लाइसोसोमल चिन्हक है। यस, अम्लीय फॉस्फेट लाइसोसोमल चिन्हक है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है और अम्लीय फॉस्फेट एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। अब देखो ये तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस 2, यहां तक है ऐसे। ई कोलाई प्रतिबंधित यानी ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस क्या है, तो अगर इसका बात कीजिएगा, देखो ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस जो है 3 प्रकार का होता है। इसका 3 टाइप है, एक टाइप है 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है, 3 टाइप है समझिएगा। लेकिन सबसे पॉपुलर है टाइप 2, ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस टाइप 2। इसका उपयोग किस जगह करते हैं, तो इसका उपयोग अगर देखा जाए, इसका उपयोग देखा जाए ई कोलाई रेसिस्टेंस एंडो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, अगर इस प्रकार से इसको हम शॉर्ट में लिख दे, जैसे इस प्रकार से डीएनए है, समझिएगा भाई, इस प्रकार से अगर डीएनए है तो डीएनए जब हम आपको पढ़ाए थे तो बोले थे कि डीएनए में इस प्रकार से पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक, यानी एडेनिन गुआनिन थाइनिन, है ना, न्यूक्लिक एसिड है ये। अब इसी में सारा संकेत रहता है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसी में सारा संकेत रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए इंजीनियरिंग में इस डीएनए को काट करके यहां फिक्स कर देते हैं, या किसी दूसरे पौधे को डीएनए को ला करके इसमें फिक्स करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हमको खरबूजा को अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े होते थे खरबूजा, तो अब देखा गया कि जो बड़ा बड़ा खरबूजा होता है तो गरीब आदमी जाता है तो बड़ा खरबूजा नहीं खरीद पाता क्योंकि उसकी पैसे ज्यादा लगती है। या आप अकेले घर पे रह रहे हैं तो अकेले रह रहे हैं तो बड़ा खरबूजा आप खरीद क्या कीजिएगा, तो खरबूजा की बिक्री कम होती थी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि काहे नहीं हम छोटा खरबूजा बना दे, रहेगा सारा गुण खरबूजे का लेकिन आकार कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, हम छोटा खरबूजा बना दे। तो जब छोटा खरबूजा बना देंगे तो हर कोई खरीदेगा, गरीब आदमी भी खरीदेगा और खरबूजा का सेलिंग भी बढ़ जाएगा, किसानों की आय भी बढ़ जाएगी। बात को समझ रहे हैं। तो देखा गया कि देखो भाई खरबूजा के ये वाला जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए है समझिएगा, ये डीएनए खरबूजा के आकार वाला है। डीएनए किसका वाला है, आकार वाला है, यानी उसका आकार बढ़ाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई दूसरा पौधा लेते हैं या कोई दूसरा ऐसा फल लेते हैं, जैसे मान के चलो कि एक होता है गांव देहात में जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, खरबूजा से जो छोटा आकार का होता है भतुआ,
जिसका आकार कैसा होता है, खरबूजा से छोटा होता है, उसके जो लंबाई वाला डीएनए है, उसका जो लंबाई वाला डीएनए है, उसको यहां से निकाल करके और इसके डीएनए में पेस्ट कर देंगे। यानी इसका लंबाई वाला डीएनए काट के निकाल देंगे जो इसके खरबूजा की लंबाई को बढ़ाता है, और किसी दूसरे पौधे के डीएनए को लाकर के वहां फिक्स कर देंगे। यानी उसको, इसके डीएनए को काट के हटा दिए खरबूजा वाला को, और दूसरे के डीएनए को लाकर के वहां फिट कर दिए। तो डीएनए को काटने और हटाने में, समझिएगा, डीएनए को काटने और हटाने में इसका उपयोग किया जाता है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 का। इसके कितने टाइप है, तो इसके टाइप, इसका अगर टाइप देखा जाए तो 1 भी है, टाइप 2 है एंड टाइप 3 है। 3 टाइप है, लेकिन दूसरा टाइप का उपयोग इसीलिए किया जाता है, यानी डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है। दूसरा का ऑप्शन समझ में आया, ये भी सही है कि नहीं सही है, दूसरा ऑप्शन समझ में आया। अब तीसरा आइए, तीसरा क्या कह रहा है कि एक्रोसिन अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित जो बहु शुक्राणु निषेचन को रोकता है। अब ये बात को समझो, एक्रोसिन क्या है, अब इस बात को समझिए कि एक्रोसिन क्या है। अगर आप लोग इस तरीके से आपस में वार्तालाप करोगे मेरे भाई, तो इस क्लास की गरिमा समाप्त हो जाएगी। हम आपको इस लेवल के क्वेश्चन को सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा ये इस चीज को दिखा रहा है कि आप लोग गैर जिम्मेवार लोग हैं। ठीक है, आप लोग जो है गैर जिम्मेवार लोग हैं, और आलतू फालतू कमेंट से आप लोग बचिए। ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग क्यों इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं आप लोग, ये कहीं से सही नहीं है, कहीं से सही नहीं है, समझिए। अब एक्रोसिन कह रहा है कि अंडे के कॉर्टिकल कणों को, अब देखो एक्रोसिन क्या है, अंडा के कॉर्टिकल कण क्या है, द्वारा स्रावित बहु शुक्राणु पॉलीस्पर्म क्या है, इस बात को समझो क्या है ये। तो देखो एक्रोसिन की अगर बात किया जाए, नया पेज ले लेते हैं। अगर एक्रोसिन की बात किया जाए, एक्रोसिन क्या है, तो हम आपको एक बार शुक्राणु जब पढ़ा रहे थे, जब सेल पढ़ा रहे थे, तो शुक्राणु के सबसे ऊपरी छोर पे आपको, ऊपरी छोर पे आपको बताया था कि एक्रोसोम पाया जाता है। आपको एक हम इमेज लेकर के आपको इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। इसका एक इमेज ले लेते हैं और आपको हम अच्छे से समझा देते हैं कि ये क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए इस इमेज को हम ले लेते हैं आपके लिए। इस इमेज के माध्यम से जो क्वेश्चन है आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए ये है हमारा शुक्राणु और ये है अंडाणु। अब देखिए कि ये जो शुक्राणु है, तो शुक्राणु के टेल में यहां पास एक एक्रोसोम, एक जो संरचना पाई जाती है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। हम आपको पढ़ाए थे कि एक्रोसोम जो है एक प्रकार से शुक्राणु की सक्रियता को बरकरार रखता है। अब ये है अंडाणु। तो अंडाणु के जब तक अंदर शुक्राणु प्रवेश नहीं करेगा तब तक निषेचन होगा नहीं, तब तक निषेचन नहीं होगा। तो जैसे ही शुक्राणु जो है अंडाणु के संपर्क में जाता है, तो ये जो एक्रोसोम है, समझिएगा, एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम एक एंजाइम निकालता है, एंजाइम निकालता है, समझिएगा, एकदम कहानी के जैसा समझा देंगे। एक एंजाइम निकालता है, इस एंजाइम का नाम है एक्रोसोमल एंजाइम। और ये जो एक्रोसिन है एक प्रकार का एक्रोसोमल एंजाइम ही है, जिसका एग्जाम्पल के तौर पे आप रख सकते हैं एक्रोसिन, जो आपके ऑप्शन में है। यहां ऑप्शन में आपका यही एक्रोसिन है। तो एक्रोसिन क्या है, तो एक्रोसिन है कि जैसे ही शुक्राणु टकराता है अंडाणु से, तो एक्रोसोम जो है एक एंजाइम निकालता है। उस एंजाइम का नाम है एक्रोसोमल एंजाइम, जिसका एग्जाम्पल है एक्रोसिन। अब एक्रोसिन का खासियत क्या है सर, तो देखो इसमें आपको एक ये वाला जो परत दिखाई दे रहा होगा, ये वाला परत अंडाणु में, ये वाला परत, ये परत अंडाणु का सबसे मजबूत परत है जिसको शुक्राणु तोड़ नहीं पाता है। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, अंदर प्रवेश करेगा नहीं, निषेचन होगा नहीं। और इस परत को बोला जाता है जोना पेलुसिडा। क्या बोला जाता है इस परत को, जोना पेलुसिडा बोला जाता है। जोना पेलुसिडा को शुक्राणु नहीं तोड़ पाता है, तो उसको कौन तोड़ता है सर, तो यही एक्रोसिन जो निकलता है। एक्रोसिन जब जोना पेलुसिडा पर पड़ता है तो जोना पेलुसिडा पिघल जाता है, उसको अपने में घुला लेता है। और जैसे उसको अपने में घुला लेगा, शुक्राणु कहां चला जाएगा, अंदर। शुक्राणु कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक्रोसिन का काम क्या है, तो एक्रोसिन का काम है जोना पेलुसिडा को तोड़ करके शुक्राणु को अंदर प्रवेश कराना। इसका काम क्या है, समझ गए, इसका काम क्या है, तो जोना
लिख लेना, पेलुसिडा को तोड़कर निषेचन में मदद करना, निषेचन में मदद करना लिख सकते हो, या फिर स्पर्म को अंडाणु में प्रवेश कराना, यही ना इसका काम है जी, प्रवेश कराना। तो एक्रोसिन क्या है, एक्रोसिन कैसे काम करता है, यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्रोसिन काम करता है जोना पेलुसिडा को तोड़ता है। अब आप यहां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक्रोसिन अंडे की कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित जो बहु शुक्राणु निषेचन को रोकता है। देखो, एक्रोसिन अंडा के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित होता है जी, बताइए। एक्रोसिन अंडे के कॉर्टिकल कणों के द्वारा स्रावित होती है जो बहु शुक्राणु निषेचन को रोकता है। नहीं, बहु शुक्राणु निषेचन तो कुछ और होता है, बताते हैं इसके बारे में। एक्रोसिन अंडाणु के जोना पेलुसिडा को तोड़ने का काम करता है, और ये कहां से निकलता है, ये निकलता है स्पर्म से, अंडा के कॉर्टिकल कणों से नहीं निकलता। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बहु शुक्राणु क्या है और कॉर्टिकल ग्रेनुअल क्या है, इसको समझ लो। देखो मेरे भाई, जोना पेलुसिडा को जैसे ही तोड़ा शुक्राणु प्रवेश कर गया अंदर, लेकिन एक से अधिक शुक्राणु तो अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर एक से अधिक शुक्राणु अंदर चल जाएगा तो जुड़वा बच्चा हो जाएगा, जुड़वा बच्चा हो जाएगा। 3 शुक्राणु अंदर चल जाएगा तो 3 गो बच्चा हो जाएगा, 4 शुक्राणु अंदर चल जाएगा तो 4 गो बच्चा हो जाएगा। और शुक्राणु तो पहुंचते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, तो अंदर जाना चाहिए कि शुक्राणु ना। तो देखो यहां कितना महीनी स्तर पे काम होता है कि एक्रोसोमल एंजाइम जैसे इसको तोड़ता है तो ये अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो तरल भाग, ये है इसका साइटोप्लाज्म, यानी अंडाणु का कोशिका द्रव्य है। और इसी साइटोप्लाज्म में समझिएगा, इसी साइटोप्लाज्म में आपका पाया जाता है, इसी साइटोप्लाज्म में आपका पाया जाता है ये कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स। क्या पाया जाता है, कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स। और जैसे ही एगो शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा, ये कॉर्टिकल ग्रेनुअल क्या करेगा, कॉर्टिकल ग्रेनुअल क्या करेगा कि एंजाइम के मदद से जोना पेलुसिडा को तुरंत फिर से मॉडिफाई करके उसको क्या बना देता है, कठोर बना देता है, पहले से भी ज्यादा कठोर बना देता है। बात को समझ गए, पहले से भी ज्यादा कठोर बना देता है। तो जोना पेलुसिडा को जब पहले से भी ज्यादा कॉर्टिकल ग्रेनुअल उसको कठोर बना देगा तो और शुक्राणु अंदर जा पाएगा नहीं, और शुक्राणु अंदर नहीं जा पाएगा। यानी एक से अधिक शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकता है, यानी बहुस्पर्मी को रोकता है, बहु शुक्राणु को रोकता है। तो बहु शुक्राणु कौन रोक रहा है, तो बहु शुक्राणु को रोक रहा है कॉर्टिकल ग्रेनुअल। और कॉर्टिकल ग्रेनुअल क्या है, एक थैला जैसा संरचना है भाई, एक छोटे छोटे पुटिका के जैसा संरचना, इस प्रकार के संरचना है। देखो इस प्रकार के संरचना है जो इसमें पाया जाता है, इस प्रकार के ऐसा संरचना है जो इसके अंदर पाया जाता है, इसी को बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेनुअल। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेनुअल। जैसे ही अंदर जाएगा कॉर्टिकल ग्रेनुअल क्या करेगा, एंजाइम निकालेगा और जोना पेलुसिडा को पुनः क्या कर देगा, ये क्या करता है, तो जोना पेलुसिडा को क्या कर देता है, कठोर कर देता है, कठोर कर देगा। और जब कठोर कर देगा तो दूसरा शुक्राणु अंदर नहीं जाएगा, हाँ हार्ड बना देता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बहुस्पर्मी से बच जाता है, यानी एक से अधिक शुक्राणु को अंदर जाने से रोकता है। फंक्शन समझ में आया कि नहीं है, बताओ रे मेरे भाई, सभी लोग बताओ फंक्शन समझ में आया। तो कुल मिलाकर के ये जो है अंडे कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित बहु शुक्राणु रोकता है, ये बात सही है। लेकिन एक्रोसिन अंडे के कॉर्टिकल से नहीं निकलता, शुक्राणु से निकलता है, इसलिए कथन गलत है। अब नीचे देखो, सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस। सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस क्या है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस जो है यह एक प्रकार का माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर है, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का पहचान है, जैसे आपका भी कुछ ना कुछ पहचान होगा ना, जैसे लाइसोसोम का पहचान था ना अम्लीय फॉस्फेट, उसी प्रकार से सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस, सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस किसका पहचान है, माइटोकॉन्ड्रिया का पहचान है। सभी जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है, इसी से पहचाना जाता है कि ये भाई माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके वजह से, ठीक है। तो ये क्या है, एक चिन्हक है, माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर है सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस, तो ये भी सही है। तो इसमें से क्वेश्चन को आप लोग सुधार लीजिए कि कौन सा जोड़ा जो है जोड़ा सही जोड़ा नहीं गलत जोड़ा का चयन करें। सही की जगह क्या कर दीजिए, सही की जगह आप लोग जो है मेरे भाई गलत कर दीजिए, सही की जगह जो है गलत जोड़े का चयन करने के लिए बात हो जाएगी, सही की जगह आप लोग गलत जोड़ा कर दीजिए, ठीक है। चलिए,
अच्छा बात बताओ भाई, क्वेश्चन को समझने में तकलीफ हुई आपको? कलर बदल दीजिए, नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोड पीडीएफ चला जाएगा उसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहां पास, आप लोग इसको कर दीजिएगा। तो आप यहां से क्या क्या सीखे? आप यहां से सीखे कि माइक्रो लाइसोसोमल मार्कर क्या है, डीएनए काटने में किसका उपयोग किया जाता है, एक्रोसिन क्या है, कॉर्टिकल ग्रेनुअल क्या है, बहु शुक्राणु पॉलीस्पर्मी क्या है। अब सोचो अगर क्रेटिकल ग्रेनुअल सही ढंग से काम ना करे, समझना, क्रेटिकल ग्रेनुअल सही ढंग से काम ना करे तो एक से अधिक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जब एक से अधिक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा तो जुड़वा बच्चे बन जाएंगे। अब यही कभी कभी होता है, कभी कभी यही होता है ना, किसी का जुड़वा बच्चा हो जाता है, तो जुड़वा बच्चा का रीजन यही है कि एक से अधिक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा तो जुड़वा बच्चा हो जाएगा, क्योंकि वहां जो है कॉर्टिकल ग्रेनुअल जो है जोना पेलेसुडा को सही ढंग से मरम्मत नहीं कर पाया, ठीक है। ऑल क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन का मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए सही उत्तर चुनिए। क्या कर रहा है, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, तो टाइलिन आपको बोले थे कि लार में पाया जाता है, और टाइलिन जो लार में पाया जाता है वो मुख्य रूप से किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। तो इसका तो आपको पता ही है कि स्टार्च का पाचन हम लोग के मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है स्टार्च। पेप्सिन, पेप्सिन कहां निकलता है, तो हम लोग के अमाशय में निकलता है, और ये जो है मुख्य रूप से जो है किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रेनिन, रेनिन क्या है भाई, रेनिन क्या है बताइए, तो रेनिन जो है रक्त में ऑन्टेजिनोजेन और एंजीओटेंसिन में बदलता है। देखो रक्त में क्या करता है कि एंजीओटेंसिनोजेन जो है उसको एंजीओटेंसिन में बदलता है, कौन, तो रेनिन बदलता है। कौन बदलता है, रेनिन बदलता है। चलो ऑक्सीटोसिन क्या है, तो अब दो ऑप्शन रह गया सर, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5। सपोज दैट मान को रेनिन के बारे में आपको पता नहीं है, सपोज दैट रेनिन के बारे में आपको पता नहीं है, इसके दोनों के बारे में पता नहीं है, तो लेकिन इन दोनों के बारे में तो आपको जानकारी है, इन दोनों के बारे में तो आपको जानकारी है। तो अब इन दोनों से आप देखो कि पकड़ा रहा है कि नहीं। ए का 2 यहां भी है, यहां भी है, बी का 3 यहां भी, यहां भी, चलो भाई नहीं पकड़ाएगा, दोनों में है। तो इन दोनों में देखो, तो रेनिन के बारे में हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में जान लो। ऐसे तो अभी हम आपको हार्मोन नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुख्य रूप से महिलाओं में पाया जाता है, और महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का 2 कार्य है। पहला कार्य है दुग्ध स्राव में मदद करना, महिलाओं के स्तन से दूध स्राव में मदद करना, क्योंकि स्तन के कोशिकाओं को संकुचित करता है, और जब स्तन के कोशिकाओं को संकुचित करता है, जो दूध स्रावी ग्रंथियां हैं उसको जब संकुचित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो दूध का स्राव निकलता है, दूध का स्राव होता है जिसको बच्चे पीते हैं दूध। या फिर जब महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि गर्भाशय को सिकुड़ता है, गर्भाशय की दीवार को सिकुड़ने में मदद करता है, उसको संकुचित करने में मदद करता है। इससे क्या होता है कि बेबी बॉर्न होने में सहायता होती है, ठीक है, बच्चे को जन्म लेने में भी सहायता होती है। तो ऑक्सीटोसिन कुल मिलाकर के हमारे कोशिकाओं को सिकुड़ाने का, उसको संकुचित करने का काम करता है। उससे क्या होता है कि दूध स्राव में भी मदद मिलता है, और क्या उसको बोलते हैं बच्चे को जन्म लेने में भी सहायता होती है, क्योंकि अमाशय की दीवार को ये क्या करता है, संकुचित करता है। यानी मृषण पेशियों, स्मूथ मसल्स को सिकुड़ने में प्रेरित करता है कौन, तो ऑक्सीटोसिन। कौन मदद करता है, ऑक्सीटोसिन जो है उसको सिकुड़ने में मदद करता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो ऑक्सीटोसिन हो गया। रेनिन क्या है, तो अब देखो कि डी का 4 कहां है, ऑप्शन ही गड़बड़ है जी। ए का तो 2 होगा ही, स्टार्च को पचाता है, बी का तो 3 होगा ही, और डी का 5 होगा, सॉरी हाँ डी का 5 है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमको सी का नहीं पता, सी का हमको नहीं पता था, लेकिन कम से कम ऑक्सीटोसिन के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो रेनिन का जो होता है, रक्त के जो एंजीओटेंसिनोजेन जो है उसको एंजीओटेंसिन में बदलने का काम करता है रेनिन। कौन करता है, रेनिन, ठीक है। चलो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सरल भाषा में सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मजा आ रहा है, क्या कर रहा है, विटामिन कौन है इसमें से बताओ, विटामिन कौन है, एंजाइम कौन है, तो एंजाइम के बारे में आपको पता है कि पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है।
पेप्सिन क्या है? तो एक प्रकार का एंजाइम है, अभी पढ़ ही रहे होंगे। हार्मोन के बारे में अगर देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसके बारे में, क्योंकि प्रचलित हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुषों में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन अगर ज्यादातर रूप से महिलाओं में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है। प्रोटीन की बात किया जाए तो देखो, एंजाइम दो रह गया, विटामिन और प्रोटीन। तो एक होता है बीटा कैरोटीन, एक होता है बीटा कैरोटीन जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था, एक होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के बारे में बताया था कि इसको जो है, इसका मुख्य स्रोत बीटा कैरोटीन का अगर देखा जाए तो मुख्य स्रोत है पेड़ पौधे, यानी जितने भी शाकाहारी उत्पादक है, यानी पेड़ पौधे, हरे साग सब्जियां, फल फूल जो है बीटा कैरोटीन का स्रोत है। और जब हम पेड़ पौधे खाते हैं, हरे साग सब्जियां खाते हैं, तो बीटा कैरोटीन हमारे अंदर आ जाता है। और इस बीटा कैरोटीन को हमारा जो लीवर है किसमें बदल देता है? विटामिन ए में बदल देता है। बीटा कैरोटीन को लीवर जो है, समझिएगा, इसको लीवर जो है विटामिन ए में बदल देता है। यानी कुल मिलाकर के बीटा कैरोटीन क्या है? तो एक प्रकार का विटामिन है। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए है। तो बीटा कैरोटीन क्या है? एक प्रकार का विटामिन है। और अगर बात किया जाए कैरेटीन का, तो कैरेटीन के बारे में तो आपको पढ़ाए ही थे कि कैरेटीन एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है। कहां पाया जाता है कैरेटीन? कैरेटीन कहां पाया जाता है? एक प्रकार के प्रोटीन है, तो बोले थे कैरेटीन जो है, कैरेटीन एक प्रकार का प्रोटीन है बाबू, ध्यान में रखिएगा, जो हमारे बालों में पाया जाता है, हमारे ऊपरी त्वचा पे पाया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है। और कैरेटीन, देखो दोनों में ध्यान कंफ्यूज मत करना, एक कैरेटीन है, कैरोटीन है। जैसे बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन विटामिन ए का एक स्रोत है। और विटामिन ए जो है हमको बीटा कैरोटीन से ही प्राप्त होता है। बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में आता है और बीटा कैरोटीन को हमारा जो लीवर है विटामिन ए में बदल देता है, ठीक है। इसमें विटामिन ए में बदल देता है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को क्लिक कीजिए। विटामिन की बात कीजिएगा, विटामिन की बात कीजिएगा तो कौन हो जाएगा? तो कैरोटीन हो जाएगा। यानी ए का 2 जो है, ई का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन आपका बी है। ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन आपका बी है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसको कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? यानी जब कार्बोहाइड्रेट पाचित हो जाता है तो अंतिम रूप से क्या प्राप्त होता है, इसका जवाब दीजिए। तो जब कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से पचता है तो उसको से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज बनता है। एमिनो अम्ल बनता है प्रोटीन के पाचन से। एमिनो अम्ल बनता है प्रोटीन के पाचन से। प्रोटीन जब अंतिम रूप से पाचित होता है एमिनो अम्ल बनता है। ये जो है फैट के पाचन से बनता है ग्लिसरॉल, फैट के पाचन से बनता है। माल्टोज क्या है? माल्टोज जो है ग्लूकोज, देखो माल्टोज की अगर बात करोगे, माल्टोज क्या है? तो माल्टोज को अगर देखिएगा आप तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है। यानी दो ग्लूकोज के अणु मिलकर के माल्टोज बनाते हैं। तो अंतिम रूप से पचने के बाद तो सबसे छोटा सबसे सरल तो ग्लूकोज हुआ ना, तो माल्टोज मत क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि दो ग्लूकोज को मिलने से माल्टोज बनता है, ठीक है। दो ग्लूकोज को मिलने से माल्टोज बनता है, तो ग्लूकोज हो जाएगा इसका आंसर। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, बताइए। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के भंडारित रहता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, हम आपको पढ़ाए थे कि शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारा इंसुलिन हार्मोन किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। कहां रहता है स्टोर? तो ये जो ग्लाइकोजन के रूप में है हमारे यकृत में रहता है। यकृत में प्लस हमारे मांसपेशियों में रहता है। यकृत प्लस मांसपेशियों में रहता है। इसमें देखिए कौन कौन ऑप्शन है कि कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहां भंडारित रहता है? तो यकृत में भंडारित रहता है, लीवर में भंडारित रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर वहीं से हमारा शरीर इसका क्या करता है? यूज करता है, ठीक है, यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में,
प्रोटीन के रूप में कि ग्लाइकोजन के रूप में? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि किस रूप में जमा रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। किस रूप में जमा रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है, यानी ऑप्शन डी हो गया। और कहां जमा रहता है? तो हमारे मांसपेशियों और लीवर में जमा रहता है। ठीक है, मांसपेशियों और लीवर में जमा रहता है। नेक्स्ट, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम 10 दिन से ज्यादा दिनों से उपवास हैं, तो हमारे लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, नांदनी रावत, रिकॉर्डिंग में मिलेगा आपके क्लास। क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। तो लीवर में ग्लूकोज थोड़ी रहता है कि ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। लीवर में रहता है हम लोग के ग्लाइकोजन, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। लीवर में तो ग्लाइकोजन रहता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाएगा? एकदम नहीं अधिक होगा। लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा। लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है, सॉरी, ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। देखो, अगर हम उपवास हैं, उपवास रहेंगे तो हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन स्टोर है उसी का उपयोग होगा, क्योंकि हम बाहर से ग्लूकोज ले नहीं रहे हैं। यानी लीवर में हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है क्या हो जाएगा? तो लीवर में हमारा ट्राइग्लिसराइड जो है घटने लगेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा कि लीवर में जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। डी कैसे हो जाएगी? बढ़ने कैसे लगेगा? घटने ना लगेगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जो हम लोग का पित्ताशय है, पित्ताशय जिसको हम लोग पित्त गाल ब्लाडर बोलते हैं, गाल ब्लाडर में हम लोग का क्या हो गया है? तो गाल ब्लाडर में हम लोग का हो गया है पत्थर। क्या हो गया है? पत्थर हो गया है, जिसको हम लोग पत्थरी बोलते हैं। तो पत्थर होने से पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पाचन क्रिया जब पथरी हो गया, समझो, जब पथरी हो गया तो पीत रस का स्राव नहीं होगा। पीत रस जो है छोटी आंत तक नहीं पहुंचेगा, छोटी आंत तक नहीं पहुंचेगा, छोटी आंत तक नहीं पहुंचेगा मेरे भाई। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जो नली होती है ना, उसी नली में जो पथरी जाकर के बढ़ जाता है तो पीत के स्राव को रोकता है। और पीत किसको पचाता है? तो पीत जो है वसा का पीत किसका? वसा का, समझिएगा, वसा का पाइसीकरण करता है, यानी इमल्सिफिकेशन करता है, यानी वसा को तोड़ता है पीत। तो किसका प्रभाव पड़ेगा पीत खराब होने से? तो वसा का पाचन नहीं होगा, यानी वसा पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो फैट पर प्रभाव पड़ेगा, वसा पर प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर मानव शरीर का देखा जाए तो हम लोग का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो हम लोग में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा अगर देखा जाए ग्रंथि के रूप में तो हो जाता है यकृत, यानी लीवर। लगभग 1.5 kg का होता है। लेकिन अगर बोल दे दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, दूसरा बड़ा ग्रंथि अगर हम लोग के शरीर में बोल दे तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो पैनक्रियाज हो जाएगा, यानी अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय, पैनक्रियाज, ठीक है, कौन हो जाएगा? पैनक्रियाज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लीवर के पूरा फंक्शन आपको पढ़ा दिए हैं, लीवर का हमारा कार्य क्या है सब कुछ आपको बता दिए हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? तो लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? पीत का स्टोरेज कहां होता है? निम्नलिखित में से पीत का स्टोरेज कहां होता है? इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। प्लीहा में, अग्नाशय में, अपेंडिक्स में कि पित्ताशय में? पीत कहां स्टोर रहता है? तो ये सब क्वेश्चन इतना डिटेल में आपको हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? पीत के निर्माण की बात बोल रहा है। तो हम आपको पढ़ाए थे कि पीत बनाता है यकृत, लीवर, क्योंकि इसको इतना ज्यादा काम है कि बोलता है कि मानो जब मन तब खाना खाते रहेगा तो हम कैसे टाइम पर दे पाएंगे। तो बोला कि चलो भाई एक विशेष अंग एक हमको सपोर्ट के लिए दे दो। तो भगवान ने इसको गॉल ब्लैडर दे दिया और पूरा पित्ताशय में ये क्या करता है? अपने पीत को स्टोर करता है और वहीं से जो है क्या होता है कि भोजन का पचाने में मदद करता है। जब भी आप खाना खाइएगा तो आपको दे देगा पीत। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जो यकृत से लीवर से पित्त को प्राप्त करता है? तो बोले थे कि जो छोटी आंत है,
कहां जाकर के मिलता है? छोटी आंत में मिलता है। तो छोटी आंत जो है पित्त को प्राप्त करता है। और छोटी आंत में भी कौन सा भाग बताओ, आप लोग कमेंट करो। छोटी आंत के किस भाग में जो है पित्त आकर के मिलता है? छोटी आंत के किस भाग में पित्त आकर के मिलता है? स्मॉल इंस्टेंटाइन के किस पार्ट में आकर के जो है पित्त आकर के मिलता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। जो निम्न कथन है इस कथन पे आपको विचार करना है। क्या विचार करना है भाई? चलिए आप लोग जो है सेशन को लाइक भी करते चलेंगे मेरे भाई। थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब आज हो गई है, उसके लिए आप लोग चिंता न लें, क्योंकि हम लोग का जो मकसद उस मकसद को हम लोग को पूरा करना है। ठीक है, हम लोग का मकसद क्या है कि हम लोग का मकसद बस यही है कि घटना चक्र को हम लोग को घोर के पी जाना है। घटना चक्र को हम लोग घोर के पी जाना है। इस तरीके से पढ़ना है कि अगर घटना चक्र कंप्लीट हो गया तो फिर आपको एग्जाम में एक अलग प्रकार की कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है, कह रहा है कि यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यह गुण विशिष्ट है। यह किसका गुण है भाई? सभी लोग सी दे रहे हैं, अग्नाशय का। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। बात सही, तो दूसरा तो सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है। बोले थे कि ये जो है एक हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है अग्नाशय से, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि, दोनों के तरीके से काम करता है। तो इसको में से कुछ कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, यानी हार्मोन बनाती है, और कुछ कोशिकाएं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है। बात को समझ गए? तो अग्नाशय हो जाएगा। और इसके एंजाइम को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते ही है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एचसीएल के मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। एचसीएल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। अच्छा, इसका आप लोग जवाब दीजिए। हम इस चीज को पढ़ाए हैं आप लोग को थ्योरी में, इस चीज को हम आप लोग को थ्योरी में पढ़ाए हैं। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस चीज को हम पढ़ाए हैं आप लोग को। ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग पोषण आज स्टार्ट करेंगे, विटामिन वगैरह के बारे में आज ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सी 1 और 2 सी दे रहे हैं बोथ। देखो मेरे भाई, एचसीएल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी डेडुनम में सिक्रेटिन निकलता है। हम आपको पढ़ाए थे कि जैसे ही एचसीएल की मौजूदगी की अनुभव होती है, क्योंकि अमाशय से अगर छोटी आंत में भोजन आ रहा है तो अमाशय वाला भोजन होता है अम्लीय, तो छोटी आंत में पहुंचेगा तो भोजन अम्लीय होगा। और छोटी आंत का जो एंजाइम है और पेनक्रियाज का एंजाइम है अम्लीय भोजन पर काम नहीं करता है। ठीक है, अम्लीय भोजन पर काम नहीं करता है। तो जैसे ही अम्लीय भोजन आएगा तो पचा नहीं पाएगा, तो ग्रहणी डेडुनम क्या करता है कि एक सिक्रेटिन हार्मोन निकालता है। अब यही जो सिक्रेटिन हार्मोन जो ये निकालेगा ग्रहणी, तो सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, तो जो हम लोग का जो पित्ताशय है, समझना, पित्ताशय है, पित्ताशय को पित्त स्राव के लिए, पित्त के स्राव के लिए क्या कर देगा, उसको उत्प्रेरित कर देगा कि चलो भाई भोजन आ गया, तुम पित्त का स्राव करो। ये तो सही है। दूसरा, वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत जो है एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न करता है। देखो होता क्या है कि एंटेरोगेस्ट्रॉन क्या करता है कि भोजन को, समझना, भोजन को छोटी आंत में रोकने में मदद करता है। रोकने में क्या करता है, मदद करता है। इस बात को आप समझिए। क्यों रोकने में मदद करता है सर? छोटी आंत में भोजन को रोकना क्यों जरूरी है? वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत में एंटेरोगेस्ट्रॉन, क्योंकि जब तक अगर आप छोटी आंत में भोजन को रोक करके नहीं रखिएगा तब तक वसीय अम्ल या और कुछ प्रोटीन्स वगैरह हैं जिसको पचने के लिए ज्यादा समय की जरूरत है, जिसको पचाने में हमको ज्यादा समय लगता है।
तो उसको हमको कुछ लंबे समय तक, जब तक छोटी आंत में स्टोर करके नहीं रखेंगे, तो बिना पूर्ण रूप से पचे हुए छोटी आंत से बाहर निकलेगा और बड़ी आंत से होते हुए मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। उससे क्या होगा कि उस भोजन में मौजूद हम पोषकता को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा यह क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी हम भोजन खा रहे हैं, उस भोजन में जो भी पोषक तत्व है, सारा पोषक तत्वों का हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर ले, उसको बाहर न जाने दे। जैसे अगर आप मौसमी का जूस पी रहे हैं, मौसमी से जूस निकाल रहे हैं, तो आप चाहेंगे ना कि मौसमी में जितना जूस हो सारा जूस को गार ले, एक भी जूस उसमें कुछ भी मात्रा में जूस ना छोड़े। तो हम आप उसी प्रकार से भोजन कर रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे ना कि भोजन में जितना पोषक तत्व, सारे पोषक तत्वों को हम लोग ग्रहण कर ले, कुछ भी नहीं छोड़े। तो छोटी आंत में निकलता है एंटेरोगेस्ट्रोन, एक हार्मोन। ये क्या करता है कि भोजनवा को वहां रोक करके रखने में मदद करता है, ताकि लंबा समय तक भोजन वहां रुके, तो उस भोजन का पाचन अच्छे से हो जाए, तो उसमें जितना पोषकता है उसको क्या कर ले, हम अवशोषित कर ले। यानी यह एक प्रकार के, समझिएगा, यह एक प्रकार के अवरोधक के रूप में कार्य करता है, अवरोधक के रूप में कार्य करता है। बात को समझ गए? तो दोनों बात सही है, यानी आपका हो जाएगा यहां 1 और 2। क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2। तो इस प्रकार से मेरे भाई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखा जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हो गया कंप्लीट। क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। ठीक है, खैर इसको पिछले क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछले क्लास में हम लोग को थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी क्लास लंबा खिंच गया था, इसलिए नहीं हो पाया था। ठीक है, आज भी थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं, ये सब तो आते रहता है। अगर मंजिल की ओर निकले हो तो रास्ते में तो कांटे मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो उन कांटों से हमें डरना नहीं है, अपने तलवे को इतना मजबूत बना लो। राम भगवान सब दिन कालीन पर ही चले थे, खाली पैर तो कभी चले नहीं थे। लेकिन जब वनवास उनको मिला था, तो वनवास में सारे भौतिक सुख को त्याग करके गए थे। और सोचिए कि उनके कोमल पैरों को कितने कांटों ने और छोटे मोटे कंकड़ों ने परेशान किया होगा, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग उनको आदर्श मानते हैं, उनको पूजते हैं। आपको भी अगर अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, इन छोटे मोटे कांटों से डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं, थोड़ा सा सर्वर डाउन होता है, वीडियो बफरिंग करने लगता है, गायब हो जाते हैं, कौन पढ़ेगा। इस तरीके से अगर आपके मन में अगर इस प्रकार की भावना है, तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और पटना की बात करते हैं, कहीं की भी बात करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, 2 घंटा 1 घंटा पढ़ के, इसका मतलब कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई और आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है। पी यदुवंशी, तुम फालतू बात मत किया करो, हर समय प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। हम तुम्हारा न्यूज रिपोर्टर हैं जी, बता रहे हैं कि आप बस कहीं घुसा देना है प्रोटेस्ट। अरे राम नहीं बनोगे दीपक कुमार, उनके जीवन से तो कुछ सीख सकते हो ना। अब तुम लोग यार इतना बड़े हो गए, तुम लोग ये तो पहले सीखो कि हमें कहाँ कौन सी बात पूछना है। तुम हर जगह आकर के सिर्फ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। हम न्यूज रिपोर्टर ना है रे भाई, हम मीडिया के मेंबर तुमको दिख रहे हैं। अरे हम टीचर हैं, हमको जो जानकारी होता है आपको बता ही देते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम न्यूज रिपोर्टिंग करते चले, नेतागिरी करते चले, नहीं ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बता रहे थे तुम लोग, तो यार ऐसा कर देते हो कभी कभी कि मूड ऑफ कर देते हो। देखो यहां है विटामिन एवं पोषण। विटामिन और पोषण के बारे में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, काफी शानदार टॉपिक है। और एक बात आपको हम बता देते हैं, जो जो टॉपिक से आपको डर लगता है, वही वही टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये बात आप अभी से दिमाग में डाल लीजिए। जो जो टॉपिक से आप डरते हैं, क्यों डरते हैं सर? जो हम टॉपिक से डरते हैं उसी से ज्यादा क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो ना। एग्जामिनर को पता है कि ये सब ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे फंसेंगे। जैसे आप जय विकास पढ़े थे, वहां बच्चे फंसते हैं। जैसे आपने जीवों का वर्गीकरण पढ़ा था, 5 किंगडम, वहां बच्चे फंसते हैं। उसको हमने आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाया है। उसी प्रकार से विटामिन एवं पोषण, पाचन में कितने क्वेश्चन थे? मात्र 43 क्वेश्चन थे या 44। इसमें कितने क्वेश्चन है? 150 प्लस, यानी इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। विटामिन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, पोषण से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तभी 150 प्लस क्वेश्चन है इसमें। इस चीज को समझो, मोनोपोली पर मत रहो कि बस गिने चुने सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। नहीं, सबको पढ़ो।
ठीक है, सारे टॉपिक को पढ़ो, कब कहां से क्वेश्चन आ जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, और सबको डिटेल में पढ़ो। तो आज से आपका टॉपिक का स्टार्ट होता है विटामिन एवं पोषण। अब विटामिन एवं पोषण क्या है इसके बारे में समझो। सबसे पहले पोषण के बारे में समझिए, पोषण क्या है। तो अगर पोषण को अगर हम सिंपल भाषा में अगर आपको हम डिफिनेशन के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, तो पोषण है कि विभिन्न पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करना और उन्हें अपने शरीर के वृद्धि, विकास एवं उपापचय यानी मेटाबॉलिक फंक्शन, उपापचयी क्रियाओं में उपयोग करना ही कहलाता है पोषण। क्या बोले? विभिन्न पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करना और उनको विभिन्न उपापचयी क्रियाएं एवं शरीर के वृद्धि एवं विकास में उपयोग करना ही कहलाता है पोषण। अब ये जो विभिन्न पोषक तत्व है उसको ग्रहण करने का तरीका सबका अलग अलग है। जैसे हम लोग पोषण तत्वों को कैसे ग्रहण करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हम भोजन क्यों कर रहे हैं? पेट भरने के लिए। हम भोजन इसलिए कर रहे हैं कि हमको जो भी शरीर के वृद्धि विकास के लिए पोषक तत्व चाहिए वो हमको भोजन के रूप में ही मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्यों कर रहे हैं? पोषण के लिए, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पेड़ पौधों को पता है कि पोषक तत्व हमको प्रकाश संश्लेषण करने से मिलेगा। यानी सभी जीवों का पोषक तत्वों को प्राप्त करने का, ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना पोषक तत्व स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने पोषक तत्व स्वयं नहीं बना सकते, जो उनको जरूरी है दूसरे जीव जंतुओं खा करके उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे हम लोग को जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है स्वयं नहीं बना सकते, हम लोग दूसरे जीवों खाते हैं, हम लोग पेड़ पौधों खाते हैं, जानवरों के मांस, दूध, अंडा, इन सब चीजों खा करके हम लोग पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। तो यहीं से पोषण के कई प्रकार आ जाता है, जैसे स्वपोषण, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, है ना। अब स्वपोषण में भी दो हो जाता है, एक हो जाता है रासायनिक संश्लेषण यानी केमोट्रॉप्स, एक हो जाता है आपको फोटोट्रॉप्स यानी प्रकाश संश्लेषण, यानी जो अपने खुद से प्रकाश संश्लेषण करके या रासायनिक संश्लेषण करके अपना पोषण तत्वों की प्राप्ति कर ले। दूसरा हेट्रोट्रॉप्स यानी परपोषी, जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जैसे हम लोग, मृतजीवी। तो कुल मिलाकर के आपको इन चीजों को समझना है, लेकिन यहां हमको मेनली जनरली जो है पोषण के बारे में पढ़ना है और पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानिए कि सर पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करना और अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास में उपयोग करना ही कहलाता है पोषण। तो कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं सर जिसका हम लोग उपयोग करते हैं? तो उन पोषक तत्वों के नाम लिख लीजिए और उसका हम लोग किस कार्य में उपयोग करते हैं भी नाम लिख लीजिए। पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जन्नत परवीन मिल जाएगा बाबू, मिल जाएगा पीडीएफ, हर क्लास का पीडीएफ तो भेज ही देते थे, इधर सारे स्टाफ लोग छुट्टी पे थे इसलिए नहीं गया। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि माफ कीजिएगा सर ये थाइमस ग्लैंड किस में आएगा? देखो बाबू, जब हम ग्लैंड पढ़ाएंगे तो वहां पिट्यूटरी, पिनियल, थाइमस आता है, यहाँ पाया जाता है, हम लोग के वक्ष में पाया जाता है थाइमस, यहाँ थायराइड पाया जाता है। थाइमस हो गया, एडिनल हो गया, वृषण हो गया, सभी ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे और उससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगे, इसलिए बाबू आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो सभी लोग आप लोग लिखो, जैसे पोषक तत्व हम लोग कौन कौन सी आवश्यकता है, कौन कौन से पोषक तत्व है, कौन कौन से पोषक तत्व है। तो पोषक तत्वों की अगर बात किया जाए, समझिएगा, पोषक तत्वों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग को जरूरी है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा नंबर में हम लोग को जरूरी है वसा। तीसरा नंबर में हम लोग को जरूरी है प्रोटीन, एमिनो अम्ल भी लिख दो, एमिनो अम्ल। चौथा नंबर में हम लोग को जरूरी है प्रोटीन। पांचवा नंबर में हम लोग को जरूरी है विटामिन, विटामिन एवं मिनरल्स यानी खनिज लवण। जिनको हिंदी में दिक्कत है इंग्लिश वर्ड भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, और लास्ट में आप लिख सकते हैं जल। इन सब चीजों की हमें मस्ट आवश्यकता है, ठीक है, मस्ट आवश्यकता है। अब अगर देखा जाए तो सर इसका काम क्या है, तो सबका अपना अपना काम है। ऊपर का जो दो है
इनका काम लिख लो, ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए ना, खड़ा है, खड़ा होने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमको ऊर्जा प्रदान करता है। एमिनो एसिड और प्रोटीन की अगर बात किया जाए, समझिएगा, एमिनो एसिड एवं प्रोटीन की बात किया जाए, इसका काम क्या है सर? तो एमिनो एसिड और प्रोटीन की बात किया जाए, इसका काम है शरीर के वृद्धि व विकास तथा सेल फॉर्मेशन, यानी कोशिका निर्माण करना। आपको बता देते हैं कि हमारे शरीर का, समझना, हमारे शरीर का 80% भाग प्रोटीन से मिलकर के बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। हमारे शरीर का 80% भाग है प्रोटीन से मिलकर के बना है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए कितना मस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है विटामिन एवं खनिज लवण। इसका काम क्या है? इसका भी अपना काम है। इसका काम है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। दूसरा, पाचन तंत्र तथा हार्मोन को एक्टिव बनाए रखना, यानी सक्रिय बनाए रखना, सक्रिय बनाए रखना। ठीक है, सक्रिय बनाए रखना। हम लोग के शरीर में इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बरकरार रखता है? तो विटामिन एवं खनिज। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो हमको रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, हमारा इम्यूनिटी पावर डाउन कर जाएगा। बात को समझ रहे हैं? आगे, जल। तो जल क्या है? तो जल बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर जल नहीं रहेगा तो ये सारे पदार्थ किसमें घुल करके रहेंगे? प्रोटीन किसमें घुला रहता है, विटामिन किसमें घुला रहता है, खनिज लवण किसमें घुला रहता है? तो जल को देखा जाए तो यह एक प्रकार के विलायक के रूप में कार्य करता है। यह किस रूप में? एक प्रकार के विलायक, यानी सोलूबल, सॉरी सॉल्वेंट, विलायक के रूप में कार्य करता है, विलायक के रूप में कार्य करता है। क्या जल से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है क्या सर? जल से हमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, जल से हमें कोई पोषकता प्राप्त नहीं होती। हाँ, जल में कुछ कुछ मात्रा में जो है मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं, और खनिज लवण का काम आप देख सकते हो, या विटामिन का काम देख सकते हो। इसका काम ऊर्जा प्रदान करना नहीं है, इसका काम ऊर्जा प्रदान करना नहीं है, इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जैसे हमारे एंजाइम है, विटामिन की कमी हो जाएगा तो हमारे एंजाइम सही ढंग से नहीं निकल पाएंगे। जब एंजाइम सही ढंग से नहीं निकलेंगे तो हमारा भोजन का पाचन कैसे होगा? यानी ये जो है पाचन तंत्र को भी सक्रिय करता है, हार्मोन को सक्रिय करता है। किसको? हार्मोन को सक्रिय करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। ये सारा काम किसका है? तो ये सारा काम जो है विटामिन का है। तो कुल मिलाकर के पोषण, पोषक तत्व तो यही पाए जाते हैं। अब देखो, इन सारे पोषक तत्वों को समझना, इन सभी पोषक तत्वों को यहीं पास लिखते हैं, लिखना, इन सभी पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करना तथा शरीर के वृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
वृद्धि व विकास एवं उपापचयी क्रिया, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन में उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ये तो पोषण का डिफिनेशन भी हमने आपको लिख दिया, पोषण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको इस पूरे टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन के अनुसार वहां हम डिटेल में भी जाने का प्रयास करेंगे। जैसे विटामिन की बात कीजिएगा तो मुख्य रूप से यहाँ बहुत सारे विटामिनों के बारे में पढ़ना है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, B6 है, B7 है। बात तो समझ गए? B17 तक है, B17 तक है। उसके बाद विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। बात को समझ रहे हैं? तो इन सारे विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बात कीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं, मोनो कार्बोहाइड्रेट, डाई कार्बोहाइड्रेट, पॉली कार्बोहाइड्रेट। बात को समझ गए? वसा की बात कीजिएगा तो संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, उसके अलावा जो है खुद से बनाए गए वसा, मानव निर्मित कुछ वसाओं के बारे में भी यहाँ आपको सिखाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको समझना यह है, क्या हुआ आप लोग को? चलिए, हाँ, तो कुल मिलाकर के 20-17 तक है। ठीक है, इंपोर्टेंट 12 तक नहीं बाबू, 20-17 में सभी का कुछ ना कुछ अपना महत्व है बाबू। ठीक है, चलो, तो आपका नेक्स्ट आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन की आज हम लोग शुरुआत कर ही देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या बोल रहा है? नए ऊतकों की वृद्धि के लिए। अब जब नए ऊतकों की वृद्धि की बात कर रहा है, नए ऊतक की वृद्धि के लिए यानी नए नए कोशिकाओं को बनाना होगा, और नए नए कोशिकाओं को बनाने के लिए अभी जस्ट पीछे पढ़ाए थे कि प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा। तो देखो कि प्रोटीन है कि नहीं ऑप्शन में, तो प्रोटीन नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है? तो चीज हो जाएगा, यानी पनीर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि नए ऊतकों के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहले पढ़िए सभी लोग, क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको समझना होगा प्रोबायोटिक खाद्य क्या है। प्रोबायोटिक खाद्य क्या है, पहले नंबर इस बात को समझिए। तो प्रोबायोटिक खाद्य वैसे खाद्य को कहते हैं जिसको में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हो। कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। बात को समझ रहे हैं? तो यहां क्या है कि प्रोबायोटिक खाद्य यानी वैसे खाद्य प्रोबायोटिक प्रोडक्ट क्या है? तो जिसमें मानव के लिए लाभदायक जीवित सूक्ष्म जीव हो। आपको एक बात बताते हैं कि जैसे हम लोग का आंत में कम से कम 1.5 से 2 केजी की बात बता रहे हैं, कम से कम 1.5 से 2 केजी सूक्ष्म जीव होंगे, जिसमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे पाचन तंत्र को एक्टिव करते हैं, जो हमें बाहरी सूक्ष्म जीवों से भी बचाते हैं। तो 1.5 से 2 केजी की हम बात कर रहे हैं। 100 लाख उनकी लगभग संख्या होगी ऐसे सूक्ष्म जीवों की जो हमारे शरीर, हमारे आंत में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? हमारे आंतों में पाए जाते हैं, खास करके छोटी आंत और बड़ी आंत में। तो होता क्या है कि कभी कभी अगर आप दवाइयों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, या मेडिसिन दवाइयों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, या आप पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं,
तो इन जीवों को नुकसान भी पहुंचता है। जब वो जीव कम होंगे, उनकी संख्या घटेगी, तो उनकी संख्या घटने से हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से ज्यादा प्रभावित हो जाता है। कुछ विटामिन बनाते हैं ये सूक्ष्म जीव, जैसे ई कोलाई एक बैक्टीरिया जो है, ई कोलाई क्या करता है, ई कोलाई जो है विटामिन B12 बनाता है, ई कोलाई विटामिन के बनाता है, ई कोलाई विटामिन B7 बनाता है। बात को समझ नहीं समझ रहे हैं? तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझो। तो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट उन्हें कहते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें एक प्रकार का ये खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है। जैसे अगर आप दही खाते हैं तो उसमें कितने मात्रा में लैक्टोबैसिलस रहते हैं, बहुत मात्रा में लैक्टोबैसिलस रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, दूध के पाचन में मदद करते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो जिसके माध्यम से जिसमें मानव के लिए लाभदायक जीवित सूक्ष्म जीव हो उसे ही कहा जाता है प्रोबायोटिक। अब क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लाभकारी माने जाते हैं, लाभकारी माने जाते हैं, एकदम 100%, एकदम 100%। और सिर्फ जीवाणु नहीं होते, ईस्ट भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा यानी गट फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। प्रोबायोटिक खाद्य, अब देखो गट फ्लोरा क्या है, तो गट फ्लोरा की अगर बात कीजिएगा, गट फ्लोरा की बात कीजिएगा तो ये हमारे आंत में पाए जाने वाले, समझना, आंत में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समूह है। यानी हमारे आंत में वैसा जगह जहां ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जहां ढेर सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उसे ही कहा जाता है गट फ्लोरा। क्या कहा जाता है? गट फ्लोरा। होता क्या है कि अगर आप दवा ज्यादा खा रहे हैं या वैसे विषैले भोजन जो आपके लिए हानिकारक है, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, उससे क्या होता है, गट फ्लोरा प्रभावित हो जाता है, यानी यहां सूक्ष्मजीवों की संख्या घट जाती है। तो अगर हम वैसे खाद्य पदार्थ का सेवन करें जो इन सूक्ष्मजीवों की संख्या को बढ़ाता है, तो गट फ्लोरा का अनुरक्षण होगा कि नहीं, गट फ्लोरा का मेंटेनेंस होगा कि नहीं, तो ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। तो बोथ राइट, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही होगा। समझ में आया प्रोबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक क्या है, गट फ्लोरा क्या है, क्लियर हुआ। और मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, तो हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत में। और इसका बहुत बड़ा योगदान है, ये जो गट फ्लोरा है हम लोग के शरीर में स्वतः विटामिन के बनाता है। ये जो गट फ्लोरा है हम लोग के शरीर में विटामिन B12 बनाता है। तो जो विटामिन B12 तो हम लोग बोलते हैं जिसका नाम है साइनोकोबालामिन बोला जाता है, साइनोकोबालामिन जिसका केमिकल नेम है, ठीक है, साइनोकोबालामिन। तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी उसी पे है, प्रोबायोटिक्स पे है, प्रजैविकों की यहां बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, प्रजैविकों की बात कर रहा है। यहां भी वही था, प्रोबायोटिक्स था, प्रजैविकों की बात था। कि प्रजैविकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि प्रजैविक जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं। क्या प्रजैविक जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं? अभी आपको बताया कि जो प्रजैविक है, लिख लीजिए, ये जो प्रजैविक है मेरे भाई, ये जो प्रजैविक है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसको में बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको में फंगस पाया जाता है, इसको में वायरस भी पाया जाता है और प्रोटोजोआ भी पाया जाता है। यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ सभी रहते हैं इसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रजैविक जीवाणु और इष्ट, इष्ट क्या है, एक प्रकार का फंगस है, तो ये तो सही हो जाएगा। प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु ये नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारे, ठीक है, जो ये जो जीव है प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, ठीक है, बात सही है, खाए जाने वाले खाद्य में जीव होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। क्या हमारे में नहीं पाए जाते? ये हमारे आहार नली में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं कहीं से सही नहीं है, ये हमारे आहार नली में पाए जाते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा ना कथन, ये तो आपका कथन गलत हो जाएगा ना जी, नहीं गलत होगा, थ्री कैसे होगा, ये तो हमारे आहार नली में पाए ही जाते हैं, ये हमारे आहार नली में तो पाए ही जाते हैं बाबू, थ्री कैसे सही होगा बताओ ना, थ्री कैसे सही होगा बताइए।
कैसे, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 2 कैसे सही होगा? अच्छा 3 आप लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ओहो, ठीक है, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है, 2 जो है गलत है, ठीक है, 2 जो है गलत है। अच्छा आपको लोग यहां की बात कर रहे हैं, चलो अच्छा तो ऑप्शन 3 देख लेते हैं। प्रजैविक दूध शर्करा के पाचन में सहायक, एकदम दूध शर्करा के पाचन में ही मदद करते हैं, दूध शर्करा के पाचन में ये मदद करते हैं प्रजैविक, ये एकदम सही है क्योंकि पाचन क्रियाओं में ये योगदान करते हैं मुख्य रूप से। तो 1 और 3 सही है। तो ओ अच्छा ठीक है, आप लोग यहां क्लिक कर लेते, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिनमें होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, देखो न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या कर रहा है, बाबू दिलशाद के बारे में बताते हैं, ठीक है, हर जगह काम नहीं आता वो। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल यानी इसको न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, स्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिकल की भी बात कर रहा है, न्यूट्रिशन के बात कर रहा है, और स्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिकल की बात कर रहा है। न्यूट्रिशन किसको बताता है, पोषक तत्वों को, और फार्मास्यूटिकल किसको बताता है, दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में फार्मास्यूटिकल से हमें जानकारी मिलती है। यानी फार्मास्यूटिकल क्या हो गया, एक प्रकार का औषधि और दवाई से संबंधित हो गया। तो कह रहा है कि न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जिनमें होते हैं, यानी ऐसे उत्पाद जो कैसे हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो, यानी जिसको में न्यूट्रिशन भी है और उसके अंदर जो है फार्मास्यूटिकल यानी औषधि भी है, यानी पोषकता भी है और औषधि भी है, दोनों की बात कीजिए, ठीक है, दोनों की बात कीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा आपका पोषण, पोष विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। इसमें जो है पोषकता और औषधि दोनों होती है, इसमें पोषकता और औषधि दोनों होती है। अच्छा आपने इस क्वेश्चन के बारे में कहा था, ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमने एलिमिनेशन नहीं लगाया क्योंकि इस क्वेश्चन का हम लोगों ने पीछे जस्ट डिस्कशन किया था, जहां जरूरत पड़ती है एलिमिनेशन लगाते हैं बाबू, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, फंक ने, तो सीएम फंक ने सबसे पहले जो है विटामिन के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, विटामिन के बारे में बताया था, किसके बारे में, विटामिन के बारे में बताया था। लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था हॉकिंस, इन्होंने विटामिन के बारे में जरूर बताया, लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था हॉकिंस। हॉकिंस ने क्या किया कि विटामिन के बारे में सबसे पहले व्याख्या किया, सबसे पहले इसका वर्णन किए कि विटामिन होता क्या है, और इन्होंने इसका नाम दिया था विटल एमाइन। क्या नाम दिया था इन्होंने इसका, विटल एमाइन नाम दिया था, और इसी को विटल एमाइन को आज हम लोग सम्मिलित रूप से विटामिन कहते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसको हम लोग विटामिन थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसी में इन्होंने सिद्धांत के बारे में बताया था। लेकिन विटामिन शब्द की बात किया जाए, विटामिन की खोज की बात किया जाए, तो सबसे पहले किए थे आपका फंक महोदय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो देखो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। जैसे विटामिन ए का मैकुलन, इनका नाम था एक्चुअली मैकुलम नाम था, क्या नाम था, मैकुलम नाम था, मैकुलम। तो विटामिन ए और बी का खोज मैकुलम नहीं किया था, विटामिन सी का खोज जेम्स लीड ने किया था, लेकिन विटामिन डी का खोज पॉल मुलर ने नहीं किया था। विटामिन डी का खोज जो है, यानी इसका जो अगर 6 का देखा जाए तो 6 का क्या होगा मेरे भाई, तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 6 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉल मुलर ने कीटाणुनाशक खोज किया था, विटामिन डी का खोज नहीं किया था। विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन एक प्रकार के जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यौगिकों किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, किस यौगिक को सहायक आहार कहा जाता है, तो देखो सहायक आहार के रूप में विटामिन को माना जाता है। ऐसे अगर हम लोग को ऊर्जा की जरूरत है तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा चाहिए,
शरीर के वृद्धि विकास के लिए जरूरी है तो प्रोटीन चाहिए, इम्यूनो एसिड चाहिए, लेकिन इन सब का प्राथमिकता तभी होता है जब हमको विटामिन चाहिए। जैसे विटामिन नहीं रहेगा तो पाचन तंत्र प्रभावित हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए विटामिन को जो है एक सहायक आहार के रूप में माना जाता है। किसको? विटामिन को। तो सहायक आहार के रूप में किसे माना जाएगा? विटामिन को, ठीक है। लेकिन मुख्य आहार क्या है? तो प्रोटीन है, वसा है, ये सब हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट है, मुख्य आहार है। नेक्स्ट, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। एकदम बात सही है, सारे विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषित करता है, अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है। अच्छा, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि जितने हमारे अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व है सबको मानव संश्लेषित कर ही लेता है। सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व उसे कहते हैं जिसकी जरूरत हमें अल्प मात्रा में होती है, जैसे लोहा, मैग्नीशियम, इस सब की मात्रा हमको बहुत कम मात्रा में होती है। मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सब के बहुत कम मात्रा में हमें जरूरत होती है। तो क्या इसका संश्लेषण मानव खुद करता है क्या? नहीं, इसका संश्लेषण मानव खुद नहीं करता है। तो सिर्फ ए सही होगा और आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है। एकदम गलत है, मानव अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता। मानव अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, यह बात सही है कि शरीर के जब उचित विकास करना है तो उसके लिए विटामिन आपको बहुत जरूरी है। तो आपका ए जो है गलत हो जाएगा और आर हो जाएगा आपका सही। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो मानव कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण करता है? सभी का नहीं करता है। तो कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण करता है? तो मानव जो है मेरे भाई विटामिन के का करता है, मानव जो है विटामिन B12 का करता है, मानव जो है विटामिन डी का करता है, मानव जो है विटामिन B7 का भी संश्लेषण करता है, B6 का भी करता है। बात को समझ गए? तो ये सब कुछ ऐसे विटामिन है जिसको मानव स्वयं बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे डी कैसे बनाता है? तो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है, उससे जो है विटामिन डी बनता है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे डिटेल में कि इन विटामिनों का हमारे शरीर के अंदर संश्लेषण कैसे होता है, क्योंकि अभी जस्ट आपका नाजुक मैम का क्लास है, ठीक है। अभी जस्ट आपका नाजुक मैम का हिस्ट्री क्लास है जो ऑलरेडी 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। पुनः मिलते हैं कल, और कल इस विटामिन चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग का रिदम टूट गया था, सिस्टम ऑफ हो गई थी, ठीक है। तो उसके लिए कोई बात नहीं। सेशन में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से डेली आप लोग क्लास में जुड़िए और हर दिन अपनी पढ़ाई को, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। थैंक यू सभी को, थैंक यू। 2 दिन के अंदर पी यदुवंशी परसों से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पी यदुवंशी परसों से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो, थैंक यू सभी को सेशन में जुड़ने के लिए। और जस्ट अभी नाजुक मैम आ रहे हैं, हिस्ट्री क्लास में आप लोग जुड़ना न भूलेंगे। थैंक यू।